हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। ठीक है, तो अब आपके सामने कुछ शब्द आते जाएंगे और साथ साथ हम उनके मीनिंग, उनसे रिलेटेड वर्ड और ये कौन कौन से एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं ये भी साथ समझते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ किसी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो एक बात समझिएगा, चाहे ये बैंक है, एसएससी है या कोई भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला शब्द है हमारे पास ऑटोक्रेसी। अच्छा, ऑटोक्रेसी क्या होता है? देखो तो शब्द में हमारे पास ऑटो लिखा है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और क्रेसी का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो जब ये दोनों शब्दों को हम मिलाते हैं, किसको? ऑटोक्रेसी को, तो हमें एक शब्द मिलता है सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ एक ही आदमी की सरकार चल रही हो, एक ही आदमी की तानाशाही चल रही हो। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? जैसे कि डिक्टेटरशिप, टायरनी, डिस्पोटिज्म या फिर जारिज्म। तो एक बात समझना, जब भी मैंने ये सारे शब्द कहे या जब भी हमने एक शब्द समझा, तो एक शब्द से रिलेटेड जितने वर्ड हमने उसके साथ साथ समझे, ये सब उसके सिनोनिम थे। ठीक है। अच्छा, सिनोनिम क्या होते हैं? जो वर्ड लगभग सेम मीनिंग के ही हो हमारे प्राइमरी वर्ड के। तो जब हमने सब समझा, इसका पहला जो शब्द आपके सामने आया होगा वो डिक्टेटरशिप आया होगा। तो डिक्टेटरशिप या टायरेनी का मतलब तानाशाही है। जो ये शब्द है डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कोई भी ऐसा जिसके पास कंप्लीट ताकत हो, पूरी ताकत हो। या फिर शब्द है हमारे पास जारिज्म यानी कि डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं इसके, और जितने वर्ड साथ साथ देखते जाए उनको प्लीज लिखते जाइएगा। तो चलिए सेकंड वर्ड पे आते हैं, और सेकंड वर्ड है एब्डिकेशन। एब्डिकेशन का मतलब क्या हुआ? तो एक बात समझना, कोई भी इंसान अगर अपनी मर्जी से अपनी ताकतें किसी और को पास करता है, ध्यान समझना, विलिंगली बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो समवन हु विलिंगली फॉरसेक्स हिज पावर्स, तो यानी अपनी मर्जी से अपनी ताकतें किसी और के हित में देता है, वो शब्द कहलाता है एब्डिकेशन। तो समझो एक राजा है, उसने क्या करा? अपना ताज उतार के किसी और को दे दिया और कहा कि भाई आज से तू राज करेगा। तो वो क्या है? एब्डिकेशन। और इसी तरीके से एक सास ने क्या करा? भाई चाबी का गुच्छा निकाल के बहू को दे दिया। क्या कहा कि भाई आज से रास्ते रहे। तो ये क्या है? एब्डिकेशन है। तो ये एक तरीके से क्विट क्लेम है। तो जो भी उसका क्लेम था, जो भी उसका हक था, उसने उसको छोड़ दिया या फिर स्टेप डाउन कर दिया अपनी ताकत से या अपनी पोजीशन से। अगला शब्द जो है हमारे पास वो है एलिमनी। एलिमनी मतलब, तो एक बात समझने की, दो शब्द है बहुत मज़ेदार से। एलिमनी, तो इसको ऐसे समझते हैं मेमोनिक के तौर पे कि अली और मनी को समझ लीजिए मनी से, पैसे से। तो अली और उसका पैसा। तो यार इसका क्या मतलब हो? तो एक बात समझते हैं। देखो, जब कोई इंसान शादी के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति आई जहाँ पे पति पत्नी अलग हो रहे हैं, यानी डाइवोर्स का टाइम आ रहा है, तो उस समय जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को अलाउंस देगी। मतलब हो सकता है कि वो हस्बैंड से वाइफ की तरफ अलाउंस जा रहा है। ये अलाउंस जो जाएगा ना एट द टाइम ऑफ डिवोर्स, इसको एलिमनी कहते हैं। तो देखो, अली और उसका पैसा दोनों अलग अलग हो गए। तो एक बात समझ लेना, समझो किसी के पास 50 लाख रुपए हैं, तो तलाक के समय वो पैसा आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 25 लाख रुपए एक के पास और 25 लाख रुपए दूसरे के पास चले जाएंगे। और सेम अभी जैसे जेफ बेजोस के साथ हुआ था, जब वो अलग हुआ, जब डाइवोर्स हुआ, तो उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा किसको दिया? वाइफ को दिया अपनी। तो चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास अल्ट्रुइस्ट। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, समझना। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? सो अल्ट्रुइस्ट होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत ही उदार है, जो बहुत ही बड़े दिल का आदमी है, जो अपने से पहले लोगों के बारे में सोचता है। क्या? जो अपने से पहले लोगों के बारे में सोचे, वो क्या कहलाएगा? अल्ट्रुइस्ट कहलाएगा। तो एक बात समझिएगा, अल्ट्रुइस्ट जो है हमारे पास, ये जो शब्द है अल्ट्रुइस्ट, इससे रिलेटेड कुछ शब्द समझते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द जो हम समझेंगे अल्ट्रुइस्ट से वो है फिलैंथ्रोपिस्ट। तो ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है समझने के लिए। देखो, फिल का मतलब होता है लव। क्या होता है फिल का मतलब? लव। एंथ्रोपोस जो ये शब्द लिखा हुआ है, एंथ्रोपोस का मतलब है मैनकाइंड यानी मानव जात, और एसटी यानी कि वन हो। तो फिलैंथ्रोपिस का मतलब वो इंसान जो मानव जात से प्यार करता है। अरे ये वो नहीं है जो कह रहा है कि आदमी वो आदमी से प्यार करता हूँ, नहीं नहीं, ये वो है जो कह रहा है कि सारी मानव जात से प्यार करता है। ये क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट। एक और इसका सिनोनिम समझते हैं, वो है बेनिफैक्टर। ये बहुत अच्छा रूट है समझने की। जो बेनी शब्द है ना, बेनी का मतलब होता है गुड। तो वो इंसान जो दूसरों का भला भला चाहे, वो कहलाता है बेनिफैक्टर। क्या कहलाता है? बेनिफैक्टर, जो क्या चाहे? दूसरों का भला चाहे। अब ये आदमी जो है बहुत उदार है, बहुत क्या है? उदार है, ये दूसरों का भला सोचता है, तो ये इंसान चैरिटेबल भी कहलाएगा। चैरिटी मतलब जो क्या कर रहा है? चैरिटी का मतलब होता है जो दान पुण्य का काम कर रहा है, तो ये इंसान कहलाएगा चैरिटेबल। अच्छा, एक अच्छे सिटीजन को
एक अच्छे नागरिक के लिए एक शब्द होता है एक शब्द होता है नागरिक के लिए समैरिटन, और अच्छे नागरिक के लिए शब्द आता है गुड समैरिटन। क्या शब्द आता है? गुड समैरिटन। ठीक है, आई होप आप ये सारे शब्द लिख रहे हैं। तो गुड समैरिटन हो गया, बेनिफैक्टर हो गया, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया, चैरिटेबल हो गया, ये सब किसके सिनोनिम है? अल्ट्रुइस्ट के। ठीक है, और अभी का पांचवा शब्द है हमारे पास एमेच्योर। क्या शब्द है? एमेच्योर। तो एमेच्योर होता है कोई भी इंसान जो किसी काम को कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस काम का शौक है। तो यानी कि शौकिया आदमी क्या कहलाएगा? एमेच्योर कहलाएगा। तो एमेच्योर होता है शौकिया, वन हु डज समथिंग फॉर द लव ऑफ इट, क्योंकि उसे वो काम पसंद है इसलिए वो क्या कहलाएगा? एमेच्योर। अच्छा, ये कैसा आदमी है? क्या इस काम में इसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ उस काम को शौक के लिए कर रहा है, हो सकता है कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि उसे ने वो काम देखा और वो काम उसे अच्छा लगा। तो ये क्या कहलाएगा? एमेच्योर। तो इसको हम बिगिनर भी कह सकते हैं। अब बिगिनर के दो बहुत अच्छे सिनोनिम होते हैं। एक होता है नियोफाइट। क्या शब्द है? नियोफाइट। नियो का मतलब होता है नया, नियो NEO का मतलब होता है नया। नियोफाइट का मतलब बिगिनर, जो किसी काम में नया है वो कहलाएगा नियोफाइट। और एक और शब्द होता है बिगिनर के लिए, वो होता है नोविस। तो ये दोनों शब्द उन इंसान के लिए जो किसी भी काम में नई है, जिनको उस काम का तजुर्बा नहीं है। जो तजुर्बेकार है वो एक्सपर्ट हो गया। क्या हो गया? एक्सपर्ट या वेटरन कहलाएगा। ठीक है, जो बहुत तजुर्बेकार है। अगर मैंने कहा एक्टिंग में जिसको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, मैंने कहा वेटरन एक्टर अक्षय कुमार, तो वेटरन का मतलब हो गया जो बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार था। लेकिन कोई इंसान जो बहुत नया है, जिसको बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? नोविस, नियोफाइट, बिगिनर। और अगर खाली वो शौक के लिए कर रहा है तो एमेच्योर कहलाएगा। आई होप ये पहले पांचों शब्द क्लियर थे। पहला शब्द था हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या था? तानाशाह। कोई एक इंसान जो तानाशाही चलाएगा। सिनोनिम क्या थे उसके? डिक्टेटरशिप, टायरनी, डिस्पोटिज्म या जारिज्म। ये रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सारे शब्द याद होते जाएं। दूसरा शब्द था एब्डिकेशन। वो जो अपनी ताकतें सरेंडर कर रहा है किसी और के लिए, वो क्या कहलाएगा? एब्डिकेशन, जिसने अपनी मर्जी से अपनी ताकतें किसी और को दे दी। तीसरा वर्ड था एलिमनी। एलिमनी क्या था? जो तलाक के समय अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने लीगल पार्टनर पति पत्नी को देना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि पति से पत्नी को ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है पत्नी से भी पति को चला जाए, तो ये तरीका नहीं होगा कि सिर्फ मेल से ही फीमेल को जा रहा है, ये नहीं, किसी भी एक पार्टनर के द्वारा किसी को जा सकता है। अच्छा, अगला शब्द था अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म क्या था? वो जो अपने से पहले दूसरों का भला सोचे। शब्द क्या थे? बेनिफैक्टर, गुड समैरिटन, फिलैंथ्रोपिस्ट, चैरिटेबल। ये सब हमने इसके सिनोनिम समझे थे। और अगला शब्द है हमारे पास पांचवा एमेच्योर। ये वो जो किसी काम में नया है, बिगिनर, नोविस या नियोफाइट। अब अगले शब्द की तरफ आते हैं। अगला शब्द है हमारे पास एम्बीडेक्स्टर। अच्छा, एम्बी का मतलब होता है बोथ और डेक्स्टर का मतलब होता है स्किलफुल, जो दोनों ही हाथों से स्किलफुल है। दोबारा समझना, एम्बी बोथ, डेक्स्टर स्किलफुल, जो दोनों ही हाथों से बराबर पूर्ण रूप से सक्षम है, बराबर तरीके से काम कर सकता है। अरे 3 इडियट देखिए सबने, तो 3 इडियट में वीरू सहस्त्र बुद्ध यानी कि वायरस क्या था? एम्बीडेक्स्टर ही तो था भाई। वो दोनों हाथों से काम कर सकता था या नहीं? तो एम्बीडेक्स्टर कौन है? जो दोनों ही हाथों से काम कर सकता है, दोनों ही हाथों से सक्षम है, बराबर सक्षम है, वो है एम्बीडेक्स्टर। एक और अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, लियोनार्डो डा विंसी। ठीक है, कैप्रियो तो भैया एक्टर है, लियोनार्डो डा विंसी तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम थे। वो इतने सक्षम थे कि एक हाथ से पेंट कर सकते थे और एक हाथ से लिख सकते थे एक बारी में। तो वो एम्बीडेक्स्टर थे, जो दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके। ये शब्द क्लियर है सबको? अच्छा, अगला शब्द है हमारे पास एम्बीडेक्स्टर के बाद एम्प्यूटेट। ये देखिए शब्द समझिएगा। एम्प्यूटेट का मतलब होता है समझना। कोई भी वजह से, समझिए कोई आदमी, कोई आर्मी का कोई सोल्जर है हमारे देश का या किसी भी देश का, उसको अगर गोली लगी और उस दुर्भाग्यपूर्ण वजह से उसका शरीर का अंग काटा जाए, तो समझिए हाथ में गोली लगी, हाथ काटा जाना, पैर में गोली लगी, पैर काटे जाना। तो किसी भी वजह से अगर शरीर का कोई लिम्ब काटा जाए तो उसको हम एम्प्यूटेट कहते हैं। ये बात समझना, ठीक है? एम्प्यूटेट का मतलब होता है शरीर का कोई भी अंग काटना किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण वजह से। तो क्या बोल सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं डिसमेंबर। मेंबर हिस्सा, मेंबर मतलब हिस्सा, और डिस जो है, ये जो प्रीफिक्स है ये नेगेटिव है, तो डिसमेंबर मतलब उसको, उस हिस्से को अलग करना, इज कॉल्ड एज डिसमेंबर। या फिर हम बोल सकते हैं जैसे सिंपल भाषा में कट अवे भी कह सकते हैं कि वो शरीर का हिस्सा काट के अलग कर दिया गया।
ये शब्द क्लियर है। अगला शब्द है हमारे पास यहाँ पे एम्फीबियन। अच्छा, एम्फीबियन समझने जो रूट है एम्फी, एक रूट हमने अभी किया था एम्बी। एम्बी का मतलब था बोथ, दोनों। जब हमने शब्द समझा था एम्बी डेक्स्टर, एक शब्द है अभी एम्फी। एम्फी का मतलब भी होता है दोनों। तो एम्फीबियन का मतलब वो जीव जो जल और थल दोनों पे रह सकता है। अरे भाई कैसे? तो समझो अगर मैं बात करता हूँ मेंढक की, तो जो मेंढक है, फ्रॉग जो है, वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी। टर्टल है वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी। तो वो जीव जो जल और थल दोनों पे रह सके वो क्या कहलाता है? एम्फीबियन। सिर्फ पानी में रहने वालों को क्या कहते हैं हम? एक्वेटिक। जल पे, अच्छा जो पानी में है वो एक्वेटिक, और जो थल पर यानी ज़मीन पर रहने वाले हैं वो क्या है जी? वो कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल। वो कहलाते हैं टेरेस्ट्रियल। अच्छा एक शब्द पूछता हूँ, वो जीव बताओ मुझे जो पेड़ों पर रहते हैं। पेड़ों पर रहने वाले क्या कहलाते हैं? पानी वाला समझ लिया हमने एक्वेटिक, ज़मीन वाला समझ लिया हमने क्या? टेरेस्ट्रियल। पेड़ों पे रहने वाले, अरे ये कहलाते हैं आर्बोरियल। क्या कहलाते हैं? आर्बोरियल। तो समझना ये सारे शब्द हमने एम्फीबियन से रिलेटेड समझे। अच्छा अगला शब्द है हमारे पास एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मानव जात। देखो जब हमने अभी शब्द करा था फिलैंथ्रोपिस्ट, तो वहाँ पे फिल का मतलब लव था, एंथ्रोपोस का मतलब था मानव जात। अब मैं शब्द आपको बता रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोस का मतलब है दोबारा मानव जात, लॉजी का मतलब है स्टडी, और एसटी मतलब वन हो। तो वो जो मानव जात के भले के, जो मानव जात के लिए या मानव जात की पढ़ाई करेगा वो कहलाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। दोबारा समझना, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन है? जो मानव जात की पढ़ाई करेगा। तो लॉजी है स्टडी, एसटी है वन हु यानी कि वो जो, और एंथ्रोपोज है मैनकाइंड। तो वो जो मानव जात की पढ़ाई करे वो क्या कहलाएगा? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाएगा। ये शब्द क्लियर है सबको? अच्छा एंथ्रोपोलॉजिस्ट से पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे। वो क्या क्वेश्चन है? वो है हु इज़ द फादर ऑफ, हु इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो मानव जात का जैसे एवोल्यूशन हुआ, उसका इस थ्योरी को देने वाला कौन है? इस थ्योरी को देने वाला है चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। तो चलिए इसी से नेक्स्ट शब्द पे आते हैं, और अगला शब्द है हमारे पास आर्बिट्रेटर। क्या शब्द है? आर्बिट्रेटर। अच्छा आर्बिट्रेटर क्या होता है ये बात समझिएगा। आर्बिट्रेटर का मतलब, आरबी में देखो रूट में बाय लिखा हुआ यानी कि दो, यानी कि बाई आए यानी कि दो। यूनि का मतलब वन, बाय का मतलब दो। आर्बिट्रेटर का क्या मतलब है? आर्बिट्रेटर का मतलब है जो दो पक्षों के बीच आके अंपायर या जज का काम करे। समझो दो गुट है जिनकी लड़ाई हो गई या कोई विवाद हो गया, और एक यहाँ पे एक पक्ष आया तीसरा जो इन दोनों का मसला हल करवा रहा है। तो ये तीसरा क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आर्बिट्रेटर कहलाएगा। तो ये शब्द जरूर समझिएगा। आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर होता है वो जो दो गुटों के बीच का मसला हल करवाए, वो कहलाता है आर्बिट्रेटर। यानी कि क्या कहला सकता है? जज कहला सकता है, अंपायर कहला सकता है, मीडिएटर कहला सकता है। मीडिएटर वो होता है जो दो पक्षों के बीच विवाद शांत करवाने आए, वो कहलाता है मीडिएटर। जो अपनी बात मीडिएट करेगा एक तरफ से दूसरी तरफ, सिर्फ पक्षों को शांत करवाने के लिए, वो है मीडिएटर। ये सारे शब्द क्लियर हैं? एक बार रिपीट कर देता हूँ इन शब्दों को। हमने पहले 5 शब्द समझे थे, उसके बाद अगला शब्द समझा हमने एम्बीडेक्स्टर, जो दोनों हाथों से पूर्ण सक्षमता से काम कर सकता है, वो है एम्बीडेक्स्टर। अगला शब्द समझा था हमने एम्प्यूटेट, किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण वजह से शरीर का कोई अंग काटना क्या था? एम्प्यूटेट था। अगला शब्द था एम्फीबियन। एम्फीबियन जो जल और थल दोनों पे रहेगा, और इससे हमने शब्द समझा था एक्वेटिक जो जल में रहे, टेरेस्ट्रियल जो थल पे यानी ज़मीन पर रहे, और नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास आर्बोरियल जो पेड़ों पे रहता है। क्लियर है ये बात? इसके बाद अगला शब्द था आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है? आर्बिट्रेटर होता है वो जो दो पक्षों के बीच का मसला हल करेगा। आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे वर्ड क्लियर है। देखिए एक क्लास में हम मैक्सिमम 20 वर्ड्स करने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको एक शीट दूंगा इन 20 वर्ड्स के लिए। फिर आप उस शीट में 20 वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करिएगा। सो रेगुलरली मैं अपनी क्लासेस में भी ऐसा ही करवाता हूँ, मैं वर्ड देता हूँ और उसके ऊपर हम कई एक्सरसाइजेस करते हैं। तो मल्टीपल एक्सरसाइज कर रहे थे, वो शब्द आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है हमारे पास आर्काइव। आर्काइव क्या होता है ये शब्द समझना। देखो आर्काइव ये वो शब्द है जो बताए कि किसी भी जगह, समझो जहाँ फाइल्स रखी हुई हैं, जहाँ स्टोरेज एरिया है, उसको हम आर्काइव्स कहते हैं। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ गवर्नमेंट रिकॉर्ड रखे हुए हैं,
सरकारी रिकॉर्ड रखे हुए हैं सारे के सारे, या कोई भी एक ऑफिस की जहाँ सारी फाइलें रखी हुई हैं, उसको हम आर्काइव्स कहते हैं। आई होप ये वर्ड क्लियर है सबको। देखो व्हाट्सएप पे भी आपके पास ना, अगर आप किसी कन्वर्सेशन को टैप करके रखते हो तो एक आर्काइव का बटन बना आता है। देखो ऐसा एग्जैक्टली एक बटन बना आता है। इस बटन को आप टैप करते हो तो कन्वर्सेशन सबसे नीचे चली जाती है। यहाँ पे जैसी कन्वर्सेशन स्टोर होती जाएंगी तो वो भी एक आर्काइव बनता जाएगा। तो आर्काइव क्या है? वो जगह जहाँ हम फाइलों को स्टोर करके रखें। आपके सेल फोन में जहाँ फाइलें स्टोर हैं एक तरीके से, वो भी आर्काइव ही है। ये क्लियर है बात? अब एक बात ध्यान देना, ग्रामेटिकली जब भी ये शब्द एग्जाम में आता है तो ये एस के साथ आएगा, बिना एस के एक्सेप्ट नहीं होता। तो आर्काइव में ए जरूर लगेगा, आर्काइव कहलाएगा। क्लियर है ये बात? अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है हमारे पास एरिस्टोक्रेसी। अच्छा, एरिस्टोक्रेसी समझने के लिए एक शब्द समझते हैं, इससे पहले एरिस्टोक्रेट ये क्या है? तो एरिस्टो का मतलब होता है नोबल। क्या होता है? नोबल। क्राइट या क्रेसी का जो मतलब है वो होता है सरकार। तो एक बात समझना, एरिस्टोक्रेट होता है नोबल, हाई क्लास या इलीट, जो अपर क्लास का हो, जो उचले ओहदे का हो, उसको हम कहते हैं एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेसी क्या हुआ? उन लोगों की सरकार जो एरिस्टोक्रेट हैं, यानी कि कौन से लोग? जो अपर क्लास हैं, उनके द्वारा सरकार को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। यानी कि अपर क्लास क्या हुआ? नोबल हो गया, इलीट हो गया, इन सारे शब्दों को हम एरिस्टोक्रेट कह सकते हैं और उनके द्वारा सरकार एरिस्टोक्रेसी। क्लियर है ये शब्द? अच्छा, अगला शब्द है हमारे पास आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है ये बात समझ लेते हैं। तो आर्सेनल का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ बम बारूद दस्ता रखा हुआ हो। मतलब तो एक बात समझना, जहाँ भी कभी कोई आर्मी का एरिया है या आर्मी कभी लड़ाई के लिए गई है तो वो क्या करेगी? सारा अपना बम बारूद एक जगह स्टोर करके रखती है, अपना सारा एम्यूनेशन एक जगह रखते हैं। तो वो जगह जहाँ पे सारे बम बारूद एम्यूनेशन सारा वॉरफेयर रखा जाए उसको हम आर्सेनल कहते हैं। और एक फुटबॉल क्लब भी तो है जिसका नाम आर्सेनल है। ठीक है, ये वो जगह है जो आर्सेनल, और आर्सेनल के लिए एक और शब्द क्या हो सकता है? हो सकता है जैसे आर्मरी। ठीक है, तो चलिए अगले शब्द पर बढ़ते हैं। और अगला शब्द है हमारे पास एस्ट्रोलॉजर। देखो एस्ट्रो का मतलब है स्टार, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो ये वो आदमी है जो किसकी पढ़ाई करता है? सितारों की। तो क्या हो गया? ये साइंटिस्ट हो गया? अरे नहीं भाई नहीं, ये वो है जो हमारे सितारों की पढ़ाई कर रहा है, आसमान के सितारों की पढ़ाई नहीं कर रहा। तो ये कौन है? ज्योतिष है, पंडित है, जो ज्योतिष विद्या जानता है वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजर। इसके लिए और सिनोनिम क्या हो सकते हैं? हो सकता है फॉर्च्यून टेलर, जो आपकी किस्मत बताने वाला है। सूटसेयर, जो बताए, प्रोफेसी करे, ये बताए कि फ्यूचर में क्या होगा, वो क्या कहलाएगा? सूटसेयर कहलाएगा। ठीक है, तो ये एस्ट्रोलॉजर के सिनोनिम थे हमारे पास। चलिए अगले शब्द पे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एस्ट्रोलॉजर तो वो हुआ जो हमारे चांद तारे पढ़ रहा है भाई। अच्छा, जो आसमान के चांद तारे पढ़ेगा जो कौन है? जो साइंटिस्ट है, जो ये पढ़ता है कि ये सितारों की संरचना कैसे हुई है, तो वो कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रो का मतलब दोबारा स्टार, नॉमर या नोम का मतलब होता है लॉ यानी कि कानून। तो ये पढ़ता है कि जो सितारे हैं इनका जो इस तरीके से ऐसा संरचना है ये कैसे हुई है, ये कहलाता है एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर जो सितारों का कानून पढ़ेगा या फिर ये पढ़ेगा कि इनकी फॉर्मेशन कैसे है, वो है एस्ट्रोनॉमर। और ये साइंटिस्ट होता है किस चीज़ का? सेलेस्टियल बॉडीज़ का, उन बॉडीज़ का जो धरती के बाहर है, जो स्पेस में है, उन बॉडीज़ की जो पढ़ाई करे वो एस्ट्रोनॉमर है। ये क्लियर है बात सबको? अच्छा, अगला शब्द पे आते हैं। तो अगला शब्द है हमारे पास एथीस्ट। क्या शब्द है? एथीस्ट। एथीस्ट को समझने के लिए देखो, ये थे शब्द जो है ना, इसका मतलब है गॉड। ए होता है नेगेटिव प्रीफिक्स और एस टी का मतलब है वन हु। तो एथीस्ट हुआ वो जो भगवान में ना माने। एथीस्ट क्या हुआ? वो जो भगवान में ना माने। तो यार ये हुआ नास्तिक। तो आस्तिक क्या कहलाएगा? आस्तिक कहलाएगा थीस्ट। क्या कहलाएगा? थीस्ट। तो थीस्ट होता है आस्तिक और एथीस्ट होता है नास्तिक, जो भगवान में नहीं मानता। अच्छा, इसी के साथ एक और शब्द समझते हैं। तो समझो, मैंने कहा कि एथीस्ट हो गया वो जो भगवान में नहीं मानता, थीस्ट हो गया जो भगवान में मानता है। तो वो बताइए जो भगवान के होने पर सवाल उठाए, कहता है कि अगर भगवान है तो कैसे है, मुझे प्रूव करो इस बात को। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारे पास, क्या कहलाएगा? तो देखो ये शब्द सोचने वाला है। ये शब्द हमारे पास कहलाता है एग्नोस्टिक। इसको याद रखने का तरीका क्या है? तो इसको याद रखेंगे हम हमारे अपने एक मेमोनिक से। हिंदी में हम भगवान को ना मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। नास्तिक से ये शब्द बहुत राइम करता है, नास्तिक, एग्नोस्टिक।
तो एग्नोस्टिक कौन है? वो जो भगवान के होने पर सवाल उठाता है। क्या? जो भगवान के होने पर सवाल उठाए वो एग्नोस्टिक है। ये क्लियर है शब्द सबको? अच्छा, एक और शब्द समझते हैं इसे। तो समझिए, एक इंसान अगर कहता है कि भाई मैंने अपना धर्म त्याग दिया, तो जो भी मेरा धर्म है आज मैं अपने धर्म को त्यागता हूँ, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजन, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एपोस्टेट। क्या कहलाएगा? एपोस्टेट। ये क्लियर है शब्द सबको? तो एक और शब्द समझते हैं इसी से रिलेटेड। अगला शब्द है हमारे पास थियोलॉजी। क्या है? थियोलॉजी। तो थियो मतलब गॉड, लॉजी मतलब पढ़ाई। क्या भगवान की पढ़ाई? तो देखिए, थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट्स, उन सारे शब्दों की पढ़ाई, उन सारी चीज़ों की पढ़ाई जो धर्म से रिलेटेड है, उनको हम कहते हैं थियोलॉजी। रिलीजियस टेक्स्ट की पढ़ाई जो है वो थियोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अगले शब्द पे आते हैं और ये लास्ट शब्द है हमारा आज का, शब्द है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। ऑटो सेल्फ, बायो लाइफ, ग्राफी का मतलब लिखना। ऑटोबायोग्राफी क्या हुआ? जो इंसान खुद की जन्म गाथा खुद से लिख रहा है। तो समझिए, महात्मा गांधी ने अपनी जन्म गाथा खुद से लिखी। ठीक है, किताब का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। तो उन्होंने अपनी जन्म गाथा जो खुद से लिखी है वो क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। और अगर किसी एक इंसान की जन्म गाथा कोई और लिख रहा है, तो समझो एक्स की जन्म गाथा वाई ने लिखी, तो ये क्या है? बायोग्राफी। क्या है ये? बायोग्राफी। यहाँ तक ये सारे शब्द क्लियर हैं। तो हमने जो लास्ट शब्द करे एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आर्काइव्स क्या था? एक जगह जहाँ पे सारी फाइलों को स्टोर करा जाए, वो है आर्काइव, जैसे कि लाइब्रेरी हो सकता है। एरिस्टोक्रेसी क्या है? जहाँ पे नोबल का शासन चले, नोबल मतलब हाई क्लास, अपर क्लास का जो शासन चले, वो है एरिस्टोक्रेसी। अगला शब्द था आर्सेनल। आर्सेनल जहाँ पे बम बारूद वेपनरी रखी जाए, वो जगह है आर्सेनल। एस्ट्रोलॉजर, जो ज्योतिष विद्या का काम करे, फॉर्च्यून टेलर या सूटसेयर। अगला शब्द था एस्ट्रोनॉमर। ये साइंटिस्ट है। ये किसकी पढ़ाई करेगा? ये सितारों की पढ़ाई करेगा, उनकी संरचना की पढ़ाई करने वाला है, ये है एस्ट्रोनॉमर। अगला शब्द था एथीस्ट, जो भगवान को ना माने। थीस्ट, जो भगवान को माने। ऑटोबायोग्राफी, जिस इंसान ने अपनी जन्म गाथा खुद से लिखी, और बायोग्राफी जो अपनी जिसकी जन्म गाथा कोई और लिखेगा, वो क्या है? बायोग्राफी। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 वर्ड क्लियर होंगे यहाँ पे। और ये ध्यान से समझिएगा, ये सिर्फ 20 वर्ड नहीं है, इस 20 से रिलेटेड हमने बहुत सारे शब्द और समझे हैं। तो वो 20 वर्ड जो हमने पढ़े और इनसे रिलेटेड जितने सिनोनिम पढ़े, ये सभी आपको याद रहने चाहिए। अब इसके बाद आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी, वो आप कोशिश करिएगा कि एक्सरसाइज खुद मैच से इसको मैच करें, और उसके बाद उसके आंसर्स भी फॉलो होंगे। थैंक यू सो मच।